हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एंड यू आर वाचिंग सीएस नॉलेज ग्रुप। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है सेक्शन 135 सीएसआर अलॉन्ग विद 2021 अमेंडमेंट। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं फ्रेंड, तो इस वीडियो को मिस करने की भूल मत करना। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और ये वीडियो उन सीएस और सीए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 135 जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो किन किन कंपनीज पर है अगर वो ये इन थ्री जोन लिमिट को टच करती है या एक्सीड करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एवरी कंपनी अगर उसका नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर, अगर उसका नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ या टर्नओवर कोई भी चीज़ इस लिमिट जो दे रखी है 5 करोड़ वाली या 500 हज़ार करोड़ वाली को टच क्रॉस करती है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी और उस कंपनी को सीएसआर एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने पड़ेंगे। और ये होल्डिंग कंपनी पर भी एप्लीकेबल है, सब्सिडरी कंपनी पर भी एप्लीकेबल होगा और फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। याद रखना, जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगा, वो प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन कंपनी माना जाएगा। और वो भी अगर ये लिमिट को टच या क्रॉस करता है तो उसके ऊपर भी सीएसआर एप्लीकेबल है। अगर कोई कंपनी इस लिमिट को टच करती है तो उसको ये 3 साल तक ये सीएसआर प्रोविज़न एप्लीकेबल है, लेकिन उसको सीएसआर कंप्लाई नहीं करना अगर वो कंपनी को 3 साल लगातार कॉन्जिक्यूटिव तक वो इसको टच नहीं, मतलब 3 साल तक वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, तो ये सीएसआर के प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी। कौन कौन सीएसआर कमिटी में होंगे। आपको बता दें कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स कंपनी को रखने पड़ेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। अगर कंपनी अगर कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविज़न ही एप्लीकेबल नहीं होता अपॉइंटमेंट का, जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 और रूल 4 ऑफ कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल का जो कंडीशंस जो दे रखे हैं थ्री जोन लिमिट, उसको कंपनी टच नहीं करती, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना कंपनी को, तो उस केस में सीएसआर कमेटी में कंपनी को सिर्फ 2 डायरेक्टर ही रखने हैं तो भी वो उससे काम चला सकती है। अगर फॉरेन कंपनी है तो उस केस में 2 लोग होंगे, 2 पर्सन होंगे मेंबर, एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और दूसरा फॉरेन कंपनी के द्वारा नॉमिनेट किया गया हुआ। अब ये सीएसआर कमेटी तो बना ली, अब ये क्या क्या फंक्शंस करेगी ये हम आपको बता देते हैं। फॉर्मुलेट करेगी सीएसआर पॉलिसी को और उस पॉलिसी को बोर्ड को रिकमेंड कर देगी। और दूसरा, एक नए अमेंडमेंट आई है अभी रिसेंट, जिसमें एनुअल एक्शन प्लान, उसको भी सीएसआर कमेटी बनाएगी और बोर्ड को रिकमेंड कर देगी। ये जो एनुअल एक्शन प्लान के बारे में है, इसको हम नीचे डिटेल्स में रीड करेंगे, क्योंकि मैंने इसको डिटेल्स में ऐड ऑन कर रखा है नीचे, वहाँ पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या क्या फंक्शन है सीएसआर पॉलिसी के। सीएसआर पॉलिसी जो बनाई है उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे मॉनिटर करना सीएसआर कमेटी का काम है। कितना सीएसआर पे खर्चा करना है, वो कितना अमाउंट वो रिकमेंड कौन करेगा, सीएसआर कमेटी करेगी। और एक सीएसआर जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। एक्सेप्शन मतलब अब ये नई अमेंडमेंट आई है कि अगर कंपनी को जो सीएसआर स्पेंड करना है उसका अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो कंपनी को सीएसआर कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी सीएसआर कमेटी के फंक्शन थे जो अभी हमने ऊपर पढ़े, वो कौन डिस्चार्ज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्चार्ज करेंगे। सीएसआर कमेटी की बजाय कौन डिस्चार्ज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्चार्ज करेंगे। सीएसआर एक्सपेंडिचर, आप जानते हैं ये तो पहले भी था कि हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को कितना सीएसआर एक्सपेंस करना है, एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का उसका 2% करना है। लेकिन अगर किसी कंपनी को 3 साल हुए ही नहीं, अभी इनकॉर्पोरेशन से अभी तक 3 साल ही नहीं हुए, तो वो क्या करेगी, जो उसके पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% कंपनी सीएसआर पे एक्सपेंडिचर करेगी। सीएसआर एक्सपेंडिचर करते टाइम कंपनी अपने लोकल एरियाज़ में जहाँ जहाँ उसको सीएसआर करना है वहाँ पर उसको प्रेफरेंस देनी है। सेकेंड पॉइंट बोलता है, अगर कंपनी किसी कारणवश सीएसआर का एक्सपेंस नहीं कर पाई, सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई, तो उसे बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि वो सीएसआर क्यों नहीं कर पाई। और जो अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसे कंपनी को फंड में ट्रांसफ़र कर देना है, जिस शेड्यूल 7 में स्पेसिफाई होगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करेगी कंपनी वो सिर्फ इंडिया में ही होना चाहिए, तभी वो सीएसआर एक्सपेंडिचर क्वालिफाई किया जाएगा। एक्सपेंडिचर अगर कंपनी द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करती है तो वो सीएसआर नहीं माना जाएगा।
CSR करने के बाद कोई भी कंपनी के पास सरप्लस बच जाता है तो कंपनी उसे अपना बिजनेस प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेगी। अब मान लो कि एक फॉरेन कंपनी है, उसकी इंडिया में सब्सिडरी है। अब उस इंडियन सब्सिडरी के ऊपर CSR का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो गया है। तो उस केस में अगर फॉरेन कंपनी जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो अगर एक्सपेंडिचर करती है CSR एक्टिविटीज़ के ऊपर इंडिया में, तो उसे CSR क्वालिफाई कर लिया जाएगा। कंडीशन है कि जो भी CSR का खर्चा है वो इंडियन सब्सिडरी कंपनी के थ्रू रूट होना चाहिए। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं या प्रोजेक्ट हैं जो शेड्यूल 7 में स्पेसिफाई कर रखे हैं, आइए वो पढ़ते हैं। जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, कोई भुखमरी मिटाना, उसके लिए कंपनी खर्चा कर रही है, CSR कर रही है। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कंपनी CSR कर रही है तो वो CSR माना जाएगा। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कंपनी CSR कर रही है, इट विल बी ट्रीटेड एज CSR। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इम्प्रूविंग मटेरियल हेल्थ, जो हमारे देश में जो बच्चों की मौतें होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए कोई कंपनी एक एफर्ट लगाती है, कुछ पैसा कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो वो CSR माना जाएगा। इन्वायरमेंट्स के रिलेटेड कंपनी कुछ CSR फंड एक्सपेंस करती है तो इट विल बी अमाउंट टू CSR। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट में कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो CSR माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंपनी कुछ एक्सपेंस कर रही है। जो भी हमारे देश में झोपड़पट्टियाँ हैं, स्लम एरियाज़ हैं, रूरल एरिया, गांव वाले एरिया हैं, उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए कंपनी कुछ करती है, वो CSR माना जाएगा। कुछ बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए HIV एड्स वगैरह, तो वो भी CSR माना जाएगा अगर उसके ऊपर कंपनी कुछ खर्चा करती है। और कंपनी अगर इन 4 चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करती है तो वो CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा और इट विल बी क्वालिफाइज एज CSR। पहला, अगर कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है स्वच्छ भारत कोष में। दूसरा, कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है क्लीन गंगा फंड में। तीसरा, कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। और चौथा, ये न्यूली ऐड हुआ था कंपनी कोरोना की वजह से कि कंपनी अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन करती है PM केयर फंड में, PM केयर फंड में, तो वो भी क्वालिफाई है CSR माना जाएगा। PM केयर जो है उसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और अगर कोई भी कंपनी मेजर्स लेती है बेनिफिट्स ऑफ जो हमारे आर्मी के जवान हैं, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, CPMF सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज, और उनके जो भी डिपेंडेंट्स हैं इंक्लूडिंग विडोज, उसके लिए वो भी CSR, इसके लिए भी अगर कंपनी कुछ मेजर्स लेती है तो CSR माना जाएगा। कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कंपनी कंट्रीब्यूट करती है कुछ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे कि IIT, DAE डिपार्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ICMR, ICAR, आयुष, बहुत तरह की पब्लिक फंड यूनिवर्सिटी उसमें कंट्रीब्यूट करती है तो वो CSR माना जाएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ करती है कंपनी तो CSR माना जाएगा। और ये अभी न्यूली ऐड हुए थे, अगर कंपनी कोई भी CSR फंड स्पेंड करती है अपना, सो सेटिंग अप ऑफ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल एंड कोविड केयर फैसिलिटी। जैसे कि हमारे देश में कोविड की वजह से बहुत बुरे हालात हो गए हैं तो गवर्नमेंट ने, MCA ने अमेंडमेंट लाई और ये ज़रूरी भी अमेंडमेंट थी और ये अमेंडमेंट अच्छी भी है कि कोई भी कंपनी CSR फंड स्पेंड कर रही है मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, अगर कंपनी CSR फंड स्पेंड कर रही है क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर, मेडिकल ऑक्सीजन इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में जो हमारे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल्स को बड़ी किल्लत हो गई थी, तो उस वजह से MC ने अमेंडमेंट लाई। और मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, वेंटिलेटर, सिलेंडर एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट फॉर काउंटरिंग कोविड-19, इसके लिए अगर कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो CSR माना जाएगा। और कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं उसे पढ़ लेते हैं। जैसे कंपनी को क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी होगी, अपनी वेबसाइट पे करनी होती है और बोर्ड रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है। तो पहला है CSR पॉलिसी है, उसकी डिटेल, CSR कमेटी का कॉम्पोजिशन, पिछले 3 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट, CSR एक्सपेंस, CSR डिटेल्स जो है स्पेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल जो किया है उसकी डिटेल। इफ़ कंपनी फेल हो जाती है स्पेंड करने में CSR अमाउंट, तो कंपनी को रीज़न स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किस वजह से उस पैसे को स्पेंड नहीं कर पाई बोर्ड रिपोर्ट में, और साथ ही में कंपनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अब ये अमेंडमेंट आई है, अनस्पेंड CSR अमाउंट को जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है उसे एक फ़ंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जो शेड्यूल 7 में स्पेसिफाइड है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये कुछ चार्ट फॉर्म में मैंने आपको ईजिली फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आए, मैंने चार्ट फॉर्म में बना रखा है। जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, इसकी एक एक्सेप्शन है, नहीं बनाने की ज़रूरत है।
अगर CSR अमाउंट जो एक्सपेंस करना है वो 50 लाख से कम है तो जो जो फंक्शन CSR कमेटी के होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्चार्ज करेंगे। दूसरा चार्ट है जो फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी CSR पॉलिसी को, और जो भी इसके कंटेंट्स हैं उसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वेबसाइट में कंपनी की वहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और 2% स्पेंड करना पड़ेगा एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का। अगर कंपनी के बने हुए अभी 3 साल नहीं हुए तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था उसको 2%। कंपनी का जो CSR कमेटी का कॉम्पोजिशन है और CSR पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब CSR रूल 8 क्या बोलता है? कंपनी को एनुअली एक एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है जिसमें वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे बोर्ड रिपोर्ट होता है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक होता है और काफ़ी एनेक्चर्स होते हैं। तो उसी में बोला गया है एक एनेक्चर आपको बनाना पड़ेगा, या एनेक्चर 1 नाम दो या उसको एनेक्चर 2, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR के ऊपर। उसमें आपको CSR की डिटेल देनी पड़ेगी, कितना पैसा खर्च किया, कितना खर्च करने वाले हो, आने वाले सालों में क्या क्या पॉलिसी बनाओगे, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट लगाओगे, क्या प्रोजेक्ट रहेगा, वो सब डिस्क्लोज करना है। रूल 9 बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैंडेटरी है CSR कमेटी का कॉम्पोजिशन, CSR पॉलिसी और जो जो बोर्ड ने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं उसको वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। तो फॉर पब्लिक एक्सेस। CSR प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट। पहले क्या होता था, कंपनी खुद ही इम्प्लीमेंट करती थी CSR प्रोजेक्ट को, लेकिन अब 4 एक्स्ट्रा तरीके दे रखे हैं। जैसे कंपनी अब खुद कर सकती है, वो तो है। सेकंड, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी के थ्रू कर सकती है जिसको कंपनी ने इस्टेब्लिश किया हो सिंगली या ग्रुप ऑफ कंपनी। थर्ड, जो सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हो, एक ऐसी एंटिटी जो अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर इस्टेब्लिश हो। एक ऐसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो 3 सालों का CSR एक्टिविटीज़ करने का। अब अनस्पेंड CSR अमाउंट जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो पहले देखना होगा कि वो अनस्पेंड CSR अमाउंट किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अगर वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा जिसका नाम होगा अनस्पेंड CSR अकाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो नॉट रिलेटेड टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उसे एक फंड में ट्रांसफ़र कर देना है जो शेड्यूल 7 में स्पेसिफाई होगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है? एक ऐसा मल्टी लेयर प्रोजेक्ट जो कंपनी अंडरटेक करती है इन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स CSR ऑब्लिगेशन और जिसका मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का होता है, और उस प्रोजेक्ट का जो टेन्योर होगा मिनिमम 1 साल से बियॉन्ड होना चाहिए, 1 साल से कम तो होना ही नहीं चाहिए, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा। अब बात करते हैं, अगर कंपनी ने CSR एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया तो एक्सेस CSR अमाउंट का सेट ऑफ कैसे लेना है? तो अगर कंपनी ने ज़्यादा CSR अमाउंट स्पेंड कर दिया है, सपोज़ कंपनी को जो था वो 55 लाख करना था बट कंपनी ने 60 लाख खर्च कर दिया है, तो जो एक्सेस 5 लाख है उसका कंपनी आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर तक सेट ऑफ ले सकती है। रिक्वायर्ड अमाउंट जो है स्पेंड करना होता है अंडर सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 के अंदर उसमें से, बट 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला BR पास करना पड़ेगा, दूसरा जो एक्सेस अमाउंट है वो उस अमाउंट में आपका सरप्लस इंक्लूड नहीं होगा जो CSR प्रोजेक्ट से राइज होता है। अब एनुअल एक्शन प्लान को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब से कंपनी को एनुअल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जो कि CSR कमेटी बनाएगी और बोर्ड को रिकमेंड करेगी, जिसमें लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स अप्रूव कराने पड़ेंगे। जिस भी CSR प्रोजेक्ट में कंपनी अपना पैसा लगाना चाहती है उसे कंपनी को अप्रूव करवाना पड़ेगा। साथ ही में उसका एग्जीक्यूशन प्लान, फंड का कितना यूटिलाइजेशन है, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे मैकेनिज्म को कंपनी को स्पेसिफाई करने पड़ेंगे और इसको कंपनी को अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड या डालना पड़ेगा। ये सब यही लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फॉर्म CSR 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहले कोई फॉर्म फाइल नहीं होता था, अब ये इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर्म CSR 1। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फाइल होता है, फिर हम ये पॉइंट पढ़ेंगे ये क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो ये बात बता दूं, ये फॉर्म कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को नहीं फाइल करना, ये जो फाइल करना है उन एंटिटीज़ को, ट्रस्ट को जिसके थ्रू कंपनी CSR एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर रही हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्म CSR 1। तो इसमें जो आपको दे रखा है नेचर ऑफ एंटिटी,
जैसे सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट है, या कोई एंटिटी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी हुई है, कोई सी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये सेकंड जो है वो सिलेक्ट करना है। ये एंटिटी स्टैब्लिश जो हुई है वो कंपनी के थ्रू हुई है या ग्रुप ऑफ कंपनी, यस या नो। जैसे ही हम नो सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ ये सिलेक्ट करना होगा कि क्या हम 3 साल से CSR ले रहे हैं या कोई ट्रैक रिकॉर्ड है एंटिटी का CSR लेने का, तो वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर एंटिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, एंटिटी का नाम डाल देना है, नेम ऑफ एंटिटी, इनकॉर्पोरेशन डेट, एड्रेस, और ईमेल आईडी लिखना मैंडेटरी है। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपका OTP आएगा। ये अभी डिसेबल है, ऑप्शन ऑन नहीं हुआ है। ये फॉर्म के लास्ट में, जब हम लास्ट का पोर्शन फाइल करेंगे, जब फॉर्म को प्री स्क्रूटनी करेंगे, तब ये इनेबल होगा। यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कौन कौन है एंटिटी में, उनकी डिटेल डाल देनी है। और अटैचमेंट में आपको 2 चीज़ें डालनी है जो मैंडेटरी हैं। एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉपी और एक पैन की कॉपी डालनी होगी अपने एंटिटी को। और ये यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे बाय ऑथराइज सिग्नेचरी, और उस पर्सन को कौन सी मीटिंग डेट में ऑथराइज किया गया था उसका रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। हाँ, रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं लगानी, सिर्फ रेजोल्यूशन नंबर डालना है और डेट डालनी है। और उसको डिजिटली उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे साइन करना है। उसका क्या डेजिग्नेशन है, ट्रस्टी है, क्या है, वो अपनी डिटेल डालेगा। और इस फॉर्म को प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सर्टिफाई करेंगे, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस, कोई भी इस फॉर्म को सर्टिफाई कर सकता है। अपना मेंबरशिप नंबर, COP नंबर डाल के इस फॉर्म को सर्टिफाई कर सकता है। और आफ्टर सक्सेसफुली अपलोडेड सबमिटेड फॉर्म टू MCA, आपको MCA की तरफ से एक ईमेल आएगा जिसमें एक अटैचमेंट होगी, अप्रूवल लेटर, जिसमें एंटिटी को CSR का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जब भी एंटिटी से कॉर्पोरेट मांगेंगे या जहां पर भी एंटिटी प्रपोजल डाल रही है फॉर अंडरटेकिंग CSR, तो CSR रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। और इवन कंपनीज, कॉर्पोरेट्स भी सर्च कर सकती हैं एंटिटीज ट्रस्ट को बाय यूजिंग देयर CSR रजिस्ट्रेशन नंबर, कि ये जो एंटिटी है वो जेन्युइन है या नहीं है, उनके बोर्ड में कौन कौन है, ये चेक कर सकती हैं। पब्लिक एसेस है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हमने कहा जैसे मैंने जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ट्रस्ट सोसाइटी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म CSR 1 फाइल करना होगा। और उसी को ये फॉर्म जो होगा इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, साइंड होगा। कंपनी नहीं फाइल करेंगे, एंटिटी फाइल करेंगी, ये प्रोफेशनल से फाइल करा सकते हैं, सर्टिफाई वेरीफाई वही करेंगे। जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा सिस्टम से ऑटोमेटिकली, जो मैंने आपको बताया था। और अगर कंपनी खुद CSR एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रही है, यानी कि कोई भी एंटिटी के थ्रू नहीं कर रही, जो 4 एंटिटी थी बताई थी, तो फिर CSR फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो फाइल नहीं करती ना, एंटिटी करती है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी जैसे पढ़ लेते हैं। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी एडमिन ओवरहेड है वो 5% से ज़्यादा ना हो टोटल CSR एक्सपेंडिचर का। और एडमिन ओवरहेड में इंक्लूड होंगे एक्सपेंसेड जो इनकर्ड कर रही है कंपनी ऑन जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे, बट इंक्लूड नहीं होंगे वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इनकर्ड होने हैं CSR प्रोजेक्ट पर फॉर डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है, कोई भी सरप्लस CSR एक्टिविटी से अराइज होता है वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। CSR एक्सपेंडिचर जो है उसको आप एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी स्पेसिफिक टैक्स एग्जम्पशन ग्रांट नहीं होगी कंपनी को CSR एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। सेक्शन 8 कंपनी पर भी CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करती है या क्रॉस करती है। तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज जो हैं किसी भी कंपनी की, उन्हें CSR का प्रोविज़न तब तक कंप्लाई नहीं करना जब तक वो खुद उस क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर दें। तो यहाँ पर ये हमारा पोर्शन ख़त्म होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके गाइज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।